दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक बहुत ही मिस्टीरियस वेब सीरीज दूथा, जिसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और आप एंड तक यही सोचते रह जाओगे कि आखिर मर्डर कर कौन रहा है। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सागर नाम के जर्नलिस्ट को देखते हैं जो मरने के लिए नींद की दवाइयाँ खा लेता है और फिर वो अपनी वाइफ प्रिया को वॉइस मैसेज भेजता है कि मरने से पहले मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है और सागर जल्दी से चार्जर ढूंढने लगता है, कहीं वो सच बताने से पहले मर न जाए। उसी समय वहाँ सागर जब चार्जर उठाता है तभी एक बैग गिरता है और उसमें से उसे बिल्डिंग के जलने की न्यूज पता चलती है और उसे देखकर सागर हैरान था। अब सागर पर दवाइयों का असर भी शुरू हो जाता है और वो रेंगता हुआ बाथरूम में जाकर जबरदस्ती उल्टी करने लगता है क्योंकि सागर को कोई सच्चाई पता चल गई थी। तभी सागर एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम सागर वर्मा अब्दोरी को देखते हैं और आज सागर का प्रमोशन हुआ था जहां उसे कंपनी का चीफ एडिटर बनाया गया था। इसी को लेकर इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज था। वहाँ सागर जर्नलिज्म पर काफी बड़ा भाषण देता है कि हम लोग अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं और सच्चाई की राह पर हमेशा चलते रहेंगे। फिर सागर अपनी असिस्टेंट अमृता की तारीफ करता है कि वो मेरी टीम को संभालती है और साथ ही वो मिस्टर चंद्रमूर्ति नाम के आदमी की भी तारीफ करता है कि इन्होंने हाल ही में मुझे ज्वाइन किया है और ये बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ काम कर कर हम क्रांति लाएंगे। आप सब लोग पार्टी का मजा लेने लगते हैं। तब वहाँ सागर के बॉस कहते हैं कि चार्ल्स नहीं आया, वो तो तुम्हारा दोस्त भी था ना, और मैं पहले ये पोस्ट उसे ही देने वाला था, लेकिन तुमने बताया कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें ये पोस्ट दे दी गई। और सागर कहता है कि सर मुझे जो पता था मैंने आपको वही बताया। तब अमृता सागर के पास आकर उसे जले हुए फूल देती है जो कि चार्ल्स ने भेजे थे और उसमें एक कार्ड भी था जिसमें लिखा था कि तूने मेरी पीठ में छुरा भोंका है। यानी चार्ल्स का कहना था कि तेरी वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। ये पढ़ते सागर अमृता से कहने लगता है कि चार्ल्स का दिमाग सच में हिल रखा है, वो अपनी मेंटल कंडीशन पर ध्यान नहीं दे रहा तो ये इतनी बड़ी पोस्ट कैसे संभालता। तब अमृता कहती है कि मैं एक गिफ्ट लाई हूँ और वो सागर को क्रॉसवर्ड्स की बुक देती है जिसे देखकर सागर कहता है कि ये तो मेरा फेवरेट गेम है और वो खुश हो जाता है। फिर वहाँ सागर के पास मिस्टर मूर्ति आते हैं और वो सागर को एक जर्नलिज्म के रूल्स पर बुक देते हैं जिस पर सागर भी कहता है कि हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और चंद्रमूर्ति कहते हैं कि अब हम साथ में मिलकर सच लिखेंगे। तभी सागर की वाइफ प्रिया उसे घर चलने के लिए बुलाती है कि हम काफी लेट हो गए हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है और सागर की एक बेटी भी है अंजलि। तब ये सब वहाँ से जाने लगते हैं और न्यूज पर पता चलता है कि मौसम बहुत खराब है और एक हफ्ते तक लगातार बारिश होती रहेगी। इसके बाद अंजलि सागर से कहती है कि पापा एक कहाँ है और सागर वहाँ की एम्प्लॉय से उनके डॉग ए को लाने के लिए कहता है। ये नाम सुनकर वो एम्प्लॉय कहती है कि एक ऐसा नाम है तो सागर बताता है कि अंजलि को कोई भी नाम पसंद नहीं आया इसलिए हम अपने डॉग को ए बुलाते हैं ताकि जब अच्छा सा नाम मिले तो हम उसका नाम रख दें। इसके बाद ये सब कार में बैठकर अपने घर की ओर चल देते हैं, लेकिन तभी एक ढाबे के पास सागर की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है जिस पर प्रिया बताती है कि हमारे सर्वेंट ने तो आज सुबह ही टैंक फुल करवाया था तो ये कैसे हो गया। फिर सागर कैब के लिए ट्राई करता है पर कोई भी कैब नहीं थी और उसके फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। इसलिए प्रिया अब अमृता को कॉल करके कहती है कि हमारी कार का फ्यूल खत्म हो गया है तो क्या तुम कोई कार भिजवा सकती हो, और वो उसे वहीं के दमदम ढाबे का एड्रेस बता देती है जिस पर अमृता कहती है कि बस 20 मिनट में कार भेज देती हूँ। अब कार में प्रिया कहती है कि इस ढाबे का ऑमलेट काफी अच्छा होता है इसलिए सागर ऑमलेट लेने के लिए ढाबे में चला जाता है। अब ऑमलेट का ऑर्डर देकर सागर वहीं बैठ जाता है। तभी उसे एक अखबार का टुकड़ा दिखता है जिसमें क्रॉसवर्ड था और वो उसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पढ़ता है। सवाल ये था कि रात के समय दमदम ढाबा के सामने एक कार एक्सीडेंट में सागर वर्मा का जो कुत्ता मरा उसका क्या नाम था, और ये पढ़ते ही सागर के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसा सवाल है। तभी एकदम से वहाँ प्रिया भी आ जाती है कि 2 वाटर बॉटल भी चाहिए। उसी समय वहाँ एकदम से ट्रक आकर सागर की कार को ठोक देता है और सागर भागकर कार चेक करता है तो उसमें एम मरा पड़ा था और वहाँ से दूर अंजलि कहती है कि पापा मैं यहाँ हूँ। तब हमें पता चलता है कि अंजलि जब अपनी डॉल से खेल रही थी तो उसकी डॉल विंडो से नीचे गिर जाती है और फिर जैसे ही वो उसे उठाने जाती है तभी उस ट्रक ड्राइवर के सामने अखबार आ जाता है और वो कार को ठोक देता है। फिर वहाँ ड्राइवर जल्दी से ट्रक से नीचे उतरता है और अपने फ्यूल टैंक से कुछ निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन सागर की आवाज सुनकर वो जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। अब इसके बाद सागर के फार्म हाउस का सीन दिखाते हैं जहाँ अजय घोष नाम का पुलिस इंस्पेक्टर सागर से रिटर्न कंप्लेन लेने आया हुआ था। तब अजय सीधा अपने बाकी ऑफिसर को फोन करके पूछता है कि वो ड्राइवर मिला या नहीं और वो बताते हैं कि हमने अपने कुत्ते छोड़े हैं, जल्दी मिल जाएगा। यहाँ बारिश के कारण कहीं भी लाइट नहीं थी इसलिए सागर पुराने टाइपराइटर पर कंप्लेन लिख रहा था और जैसे ही वो कंप्लेन लिखकर बैठता है तभी सागर के पापा आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें कितनी बार कहूँ तुम जर्नलिज्म नहीं करोगे, और वो उस रिटर्न कंप्लेन को फाड़ देते हैं कि ये तुम्हारा फॉर्म है ना। और सागर की माँ उन्हें अंदर लेकर जाती है
जिसके बाद सागर फिर से कंप्लेंट टाइप करके अजय को देता है। अब वहाँ अजय सागर से पूछता है कि आपके पापा को क्या हुआ है। तब वो बताता है कि पापा को अल्जाइमर है, जो बातें भूल जाते हैं, और वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, इसलिए वो हर बार मेरी कॉलेज की एप्लीकेशन फाड़ देते थे। साथ ही वो कहता है कि अब पापा को बस मेरी यही बात याद रहती है, इसलिए मेरे हाथ में कोई भी कागज होता है वो उसे एप्लीकेशन समझकर फाड़ देते हैं। फिर ऐसा ही अजय वहाँ से कंप्लेन लेकर चला जाता है कि हम ड्राइवर को जल्दी ढूंढ लेंगे। अब सागर के पास उसका नौकर आता है कि ए की बॉडी कहाँ दफनाएं, और सागर कहता है कि ये साथ वाली जमीन खाली पड़ी है, उसी में दफना दो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर दफनाओगे तो अंजलि उसे देखकर रोती रहेगी। इधर हम पुलिस वालों को देखते हैं जिनके कुत्ते उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। अब अगले दिन सागर जब अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तब अंजलि उसके पास आती है और कहती है कि मैंने एक का नाम हिप्पोपोटामस रखा है, इसलिए हम जब भी उसे याद करेंगे तो इसी नाम से करेंगे। अब ये नाम सुनते ही सागर को उसी अखबार के टुकड़े की याद आती है और वो सीधा दमदम ढाबा पहुंच जाता है। फिर वहाँ जाकर वो उसी टुकड़े को ढूंढने लगता है और तब उसे सामने डस्टबिन दिखता है जिसमें से उसे वही टुकड़ा मिल जाता है। फिर सागर जल्दी से उस क्रॉसवर्ड वाले ब्लैंक में हिप्पोपोटामस लिखता है, जो कि एकदम सही जवाब था। ये देखकर सागर के होश उड़ जाते हैं कि फ्यूचर के नाम के बारे में इस अखबार में कैसे छप गया। तभी सागर पर कार मैकेनिक का फोन आता है कि पुलिस ने आपकी गाड़ी ठीक करने के लिए हमें दी है और आप जल्दी से यहाँ आ जाइए क्योंकि कार में कुछ गड़बड़ मिली है। सागर भी जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ मैकेनिक बताता है कि आपकी कार के फ्यूल टैंक में एक छोटा सा होल था, जो देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इसमें छेद किया हो। साथ ही मैकेनिक कहता है कि आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट से कोई दुश्मनी तो नहीं निकालना चाहता। ये सब जानने के बाद सागर सीधा ऑफिस आ जाता है और वहाँ अमृता सबसे पहले सागर की सॉक्स ही नोटिस करती है, क्योंकि उसने दोनों अलग अलग सॉक्स पहनी थी, ब्लैक एंड व्हाइट। सागर कहता है कि टेंशन ही इतनी थी, ध्यान ही नहीं गया। तब वहाँ वो अमृता को अखबार का टुकड़ा दिखाता है कि ये कल ढाबे पर मिला था और इसके वर्ड प्ले में जैसा लिखा था सेम वैसा ही मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही वो कहता है कि आज सुबह ही अंजलि ने एक का नाम हिप्पोपोटामस रखा था, जो कि इस अखबार के क्लू में एकदम फिट हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। इसके बाद सागर पर ऐसा ही अजय का फोन आता है, जो बताता है कि ट्रक ड्राइवर तो मिल गया, लेकिन उसका कहना है कि एकदम से उसके सामने अखबार आ गया था और ये एक्सीडेंट हो गया। तब सागर कहता है कि ये सब मुझे किसी की प्लानिंग लग रही है, क्योंकि मेरी कार के फ्यूल टैंक में भी छेद निकला है, इसलिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए भेज रहा हूँ और तुम उस ड्राइवर को पीट कर उससे सच निकलवाओ। लेकिन अजय कहता है कि वो ड्राइवर का वकील तो उसे अभी अभी बेल दिलवा कर निकला है, पर जैसे ही पैसे अजय के अकाउंट पर आते हैं वो सागर के काम के लिए मान जाता है। अब अजय उसी ट्रक ड्राइवर कोटी को थाने वापस बुलाने के लिए जाता है और थोड़ी आगे चलकर अजय को कोटी दिखता है, जो कि अपनी बीवी से फोन पर बात कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूं। लेकिन वहां अजय आकर कोटी को अपने साथ ले जा लेता है कि जरा 2 साइन कर दो फिर चले जाना। यहाँ ऑफिस में सागर का सारा शक चार्ल्स पर था कि इन सब के पीछे उस साइको का हाथ हो सकता है और वह गुस्से में चार्ल्स को मारने की बात करता है। तब अमृता कहती है कि एक बार आराम से जाकर चार्ल्स से बात करो, क्या पता उसने ये सब किया ही ना हो। और सागर अब चार्ल्स से बात करने ही चल देता है। साथ ही वो बार बार चार्ल्स को कॉल भी लगाता है कि वो है कहाँ पता तो चल जाए, पर चार्ल्स तो सागर की कॉल ही काटे जा रहा था। तब सागर चार्ल्स की बीवी से कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है और वो बताती है कि वो तो फार्म हाउस में है। इसके बाद सागर सीधा चार्ल्स के फार्म हाउस पर जाता है और उसे बाहर से एक येलो रेन कोट में कोई देख रहा था और सागर के देखते ही वो वहाँ से बाइक स्टार्ट करके भाग जाता है। फिर सागर चार्ल्स को ढूंढने लगता है, तभी ऊपर से कई सारे पेपर्स के टुकड़े नीचे गिरते हैं और वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ चार्ल्स एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में अखबार का टुकड़ा लिए खड़ा था और वो सागर से पूछता है कि तुम्हारा कुत्ता अखबार में जैसे बताया गया था वैसे ही मरा ना। ये सुनकर सागर चौंक जाता है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर चार्ल्स कहता है कि अब तुम्हें हर रोज ऐसे ही अखबार के टुकड़े मिलते रहेंगे और तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है और ये कहकर वो अपने आप को शूट कर लेता है और ये सब सागर बस खड़ा देखता ही रह जाता है। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम चार्ल्स की बीवी को देखते हैं, जो अपनी सहेलियों से चार्ल्स के बारे में बता रही थी कि इन दिनों जब से उसके मम्मी पापा की डेथ हुई है तब से वो बहका बहका रहता है। तब हम चार्ल्स को देखते हैं जिसको एक अखबार का टुकड़ा उड़ता हुआ दिखता है और वो उसे कलेक्ट करने लगता है। यहाँ समझ आता है कि उन्हीं अखबार के टुकड़ों के कारण चार्ल्स पागल सा होता जा रहा था। तभी चार्ल्स मूंगफली खरीदता है और उस अखबार में लिखा होता है कि चार्ल्स का बेटा कार से दबकर मारा गया और ये पढ़ते ही चार्ल्स अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने चला जाता है, जो कि बच्चों के साथ वहीं कार पार्किंग में हाइड एंड सीक खेल रहा था। अब मैथ्यू खेलते समय कार के नीचे छुप जाता है और वो कार टो हो रखी थी, इसलिए वो उसमें दबकर मारा जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और सागर चार्ल्स के हाथ से वो टुकड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाकर वो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर धुल देता है क्योंकि उसमें खून की छींटें थी और फिर वो जाकर उसी अखबार के टुकड़े को देखता है जिसमें सेम उसी सिचुएशन को ड्रॉ किया हुआ था जैसे चार्ल्स सागर के सामने मारा गया। और यहाँ तक कि सागर की सॉक्स का कलर भी इमेज में दिख रहा था क्योंकि उसने ब्लैक एंड व्हाइट सॉक्स पहनी थी और ये देखकर सागर भी हैरान
था। अब हम अगले दिन कमिश्नर ऑफिस देखते हैं, जहाँ चार्ल्स की डेथ की न्यूज आती है और वो ऑफिसर क्रांति को ये केस दे देते हैं। इसके बाद क्रांति सीधा चार्ल्स के फार्म हाउस पर आती है और वहाँ उसके साथ रंगा नाम का पुलिस वाला उसे असिस्ट कर रहा था। वहाँ क्रांति चार्ल्स की बॉडी और जगह की जांच करती है तो खून की छींटें देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ चार्ल्स की मौत के समय कोई और भी मौजूद था। इसके बाद क्रांति चार्ल्स की बीवी से बात करती है तो वो बताती है कि चार्ल्स के घर में इन दिनों लगातार मौतें हो रही थी, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा और जहाँ कहीं भी उसे अखबार के टुकड़े दिखते वो उन्हें उठाकर अपने कमरे में चला जाता। इसके बाद जब ये लोग चार्ल्स का फोन चेक करते हैं तो उसमें सागर की कई सारी मिस कॉल्स थी और क्रांति कहती है कि पहले पूरी जांच करो फिर हम आगे देखेंगे। इधर अमृता न्यूज पर चार्ल्स की मौत की खबर देख रही थी। तभी वहाँ सागर आता है और वो उसे कह दे कि तुमने चार्ल्स को मार दिया। तब सागर उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि चार्ल्स के हाथ में ये टुकड़ा मिला है जिसमें पूरी सिचुएशन दिखाई गई है, यहाँ तक कि मेरी सॉक्स भी सेम है। पर अमृता कहती है कि इसकी टेंशन ना लो, पहले अपने प्रेस के लॉन्च को संभालो जो कि कल ही है। अब थोड़ी देर में सागर से मिलने कुछ कॉलेज के बच्चे आते हैं जो कि सागर को कॉलेज के प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट बुलाने आए थे और वो 16 नवंबर को था। फिर वहाँ सत्या नाम का लड़का सागर को अपना रेज्यूमे भी देता है कि कॉलेज के बाद मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इसके बाद हम अजय को देखते हैं जो ट्रक ड्राइवर को पीट कर सच उगलवाने में लगा हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। तभी अजय को ट्रक ड्राइवर के मुंह में सोने का दांत दिखता है और वो उसे भी बड़ी बेरहमी से निकाल लेता है। अब दर्द के मारे कोटी तड़प रहा था तो अजय उसके मुंह में अखबार के टुकड़े घुसेड़ देता है ताकि वो चिल्लाए नहीं। इधर सागर अब चार्ल्स के फ्यूनरल पर जाता है जहाँ उसे क्रांति देख रही थी और वहीं सागर को वह येलो कोट वाला बंदा दोबारा दिखता है जो उसे ही देख रहा था। इसके बाद सागर अपने फ्लैट पर आता है और वहाँ प्रिया के साथ क्रांति ही बैठी थी। तब क्रांति सागर से पूछने लगती है कि चार्ल्स की मौत वाले दिन उसके फोन पर आपके 6 मिस कॉल्स क्यों आए थे। तो सागर झूठ बोल देता है कि मैं तो चार्ल्स का हालचाल लेने के लिए फोन कर रहा था। तब क्रांति पूछती है कि आप कल पूरा दिन कहाँ थे। तो सागर कहता है कि मैं तो अमृता के साथ अपनी नई मशीन चेक कर रहा था और आप चाहे तो उससे पूछ भी सकते हैं। फिर क्रांति एक और सवाल करती है कि प्रिया बता रही थी कि कल रात आप आए थे तो आपने अपने कपड़े खुद धुले, लेकिन आप ऐसा कभी भी नहीं करते। तो सागर यहाँ भी कहता है कि नई मशीन पर काम करते हुए कलर लग गया था और प्रिया प्रेग्नेंट है इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। क्रांति को सागर की बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चली जाती है और वो रंगा से फोन करके कहती है कि अगर 1 मिनट में सागर अमृता को कॉल करेगा तो मुझे बता देना। तभी सागर भी अमृता को कॉल करके कह देता है कि इंस्पेक्टर क्रांति तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं तुम्हारे साथ था। अब रंगा भी क्रांति को बताता है कि सागर ने कॉल किया था और क्रांति समझ जाती है कि ये सागर कुछ तो छुपा रहा है। साथ ही वो रंगा से चार्ल्स ने जिस देसी कट्टे से खुद को शूट किया था उसके डीलर का पता लगाने के लिए कहती है। इधर अब अजय ड्राइवर कोटी को देखता है जो कि बिल्कुल नहीं हिल रहा था, यानी कि वो मर चुका है और ये बात अजय सागर को कॉल पे बताता है कि आपके कहने पर टॉर्चर किया और वो मारा गया। ये सुनते सागर अजय को गालियां सुना देता है कि अब उसकी लाश तुम ही संभालो और उसे ठिकाने लगाओ, लेकिन ये बात अजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में कोटी की लाश को सागर के फार्म हाउस के जनरेटर रूम में डाल आता है और फिर वो सागर को फोन करके कहता है कि अब वो लाश तो खुद ही ठिकाने लगा जो कि तेरे ही फार्म हाउस में है। इसके बाद सागर को आधी रात में ही अपने फार्म हाउस पर जाना पड़ता है और जैसे सागर वहाँ के जनरेटर रूम में घुसता है तो देखता है कि कोटी तो जिंदा है और उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन तभी कोटी का पैर फिसलता है और वो एक औजार पर गिरकर मारा जाता है। तभी उसके पेट से एक और अखबार का टुकड़ा निकलता है और दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब तीसरे एपिसोड में सागर उसी टुकड़े को पढ़ता है और उसमें लिखा था कि पुलिस को सागर के फार्म हाउस में ट्रक ड्राइवर कोटी की लाश मिली है। ये पढ़ते ही सागर डर के मारे कोटी की लाश ठिकाने लगाने के लिए पड़ोस वाले फार्म हाउस में चला जाता है और फिर गड्ढा खोदकर लाश को दफना देता है और फिर वो उस पूरी जगह की सफाई करता है और अपने कपड़े भी फार्म हाउस में बदल कर घर चला आता है। अब इधर रंगा क्रांति के पास एक आदमी को लेकर आता है जो पहले देसी कट्टों को सप्लाई किया करता था और वो बताता है कि इसका धंधा ज्यादा बिहार और यूपी में होता है और वहाँ से ट्रक ड्राइवर छुपाकर बाकी स्टेट्स में इन देसी कट्टों को बेचते हैं। तब क्रांति और रंगा इस काम को करने वाले सारे ट्रक ड्राइवर की लिस्ट निकलवाती है और उनके घर तहकीकात करने पहुँच जाती है। इसी दौरान वो कोटी के घर भी पहुँचते हैं और वहाँ कोटी की बीवी बताती है कि उन्हें अरेस्ट किया गया था किसी एक्सीडेंट के कारण, लेकिन बाद में उनका फोन आया कि वो घर आने वाले हैं, पर 2 दिन हो गए वो आए ही नहीं। तब क्रांति नोटिस करती है कि कोटी की बीवी के पास काफी सारे सोने की ज्वेलरी है और वो जब कोटी के घर में जाती है तो देखते कि वहाँ तो आईफोन से लेकर बड़ा टीवी सब कुछ है और फिर वो रंगा से कहती है कि एक ट्रक ड्राइवर कितना पैसा कमाता होगा जो इतना सब कुछ अफोर्ड कर पा रहा है, यानी कि कोटी जरूर इस धंधे में शामिल होगा। फिर ये लोग कोटी के बारे में डिटेल निकलवाते हैं और फिर अजय घोष तक चले जाते हैं कि कोटी कहाँ है, उसे तुमने ही पकड़ा था ना। तब अजय भी कहता है कि वो बेल लेकर चला गया था, उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। फिर क्रांति पूछती है कि वैसे सागर ने तुम्हारे अकाउंट पे 1 लाख रुपए क्यों भेजे थे। इस पर अजय दोबारा झूठ कहता है
कि मैंने सागर सर से कुछ पैसे उधार लिए हैं क्योंकि घर में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है। इधर हम सागर के फ्लैट पर अंजलि और प्रिया को देखते हैं जो कि एक घोस्ट चैनल देख रहे थे और उसकी ऑनर हर रोज एक रियल घोस्ट प्लेस में जाकर वीडियो बनाती थी और ये शो काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा था। प्रिया अपनी मेट से कहती है कि ये प्रोग्राम बंद करो। तभी प्रिया पर उसके फ्रेंड अश्विन का कॉल आता है जो कहता है कि मैंने अपने हॉस्पिटल में जानबूझकर आग लगाई है क्योंकि मुझे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि उस आग में कुछ मासूम बच्चे जलकर मारे गए। अब प्रिया भी जर्नलिस्ट थी तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सोर्स से इस खबर को दबा दूंगी और तुम नहीं फंसोगे, बस अब पैसे खर्चा करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ हमें समझ आता है कि प्रिया काफी ज्यादा करप्ट जर्नलिस्ट है। इधर अब क्रांति कोटी का ट्रक देखने अजय के साथ ही आती है जो कि अभी भी पुलिस की हिरासत में था और वहाँ क्रांति देखती है कि ट्रक का डीजल टैंक काफी ज्यादा बड़ा है और जब वो उसे खोलती है तो उसमें से 2 देसी कट्टे निकलते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि कोटी सागर की कार को ठोककर यहाँ से देसी कट्टे निकाल रहा था, पर डर के मारे वो ट्रक छोड़कर ही भाग निकला था। इसके बाद क्रांति कट्टों को जब्त करके चल देती है और वो रंगा से कहती है कि ये घोष भी कुछ छुपा रहा है। उसी समय क्रांति को पुलिस स्टेशन के पास सिग्नल पर कैमरा नजर आता है और वो उसकी फुटेज निकलवाने के लिए कहती है। इधर अब सागर की कंपनी में नए प्रेस का उद्घाटन होता है जो कि वहाँ के मंत्री जी करने आए थे और मंत्री जी और सागर की बातों से समझ आता है कि सागर मंत्री के साथ मिला हुआ है जो अक्सर मंत्री के बारे में अच्छी न्यूज ही छापता है और मंत्री के कांड को दबा देता है, जिसके बदले में सागर को काफी पैसे मिलते हैं। यानी कि सागर और प्रिया दोनों ही करप्ट हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सागर और मंत्री को साथ में मिस्टर मूर्ति ही देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि इनके बीच कोई झोल चल रहा है और मिस्टर मूर्ति एक ईमानदार जर्नलिस्ट थे, इसलिए उन्हें ये सब पसंद नहीं आता। अब जब पूजा शुरू होती है तो पूजा के सामान से कई सारे पेपर उड़ने लगते हैं और सागर जल्दी से उन सारे कागजों को बीनने लगता है और फिर एक बैग में भर कर रख देता है। फिर पूजा होने के बाद सागर जल्दी से अपने ऑफिस में आता है और सारे टुकड़ों को चेक करने लगता है कि पता नहीं आज कौन सा फ्यूचर पता चलेगा। तभी वहाँ सागर से मिलने मिस्टर मूर्ति आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो आपको एक ईमानदार जर्नलिस्ट समझकर आपके साथ जुड़ा था, पर यहाँ तो पता चला कि आप तो इस मिनिस्टर के नौकर हैं। असल में सागर के अखबार में कई सारे ऐसे कॉलम्स थे जिसे सागर ने उस मिनिस्टर को बेचा हुआ था ताकि उसमें उसका प्रचार हो पाए। तब सागर और मिस्टर मूर्ति के बीच बहस हो जाती है और सागर कहता है कि ये कंपनी पैसे से चलती है, ईमानदारी से नहीं, और मिस्टर मूर्ति कहते हैं कि मैं ऐसी करप्ट कंपनी में काम करना ही नहीं चाहता। तब सागर मिस्टर मूर्ति को ही नौकरी से निकाल देता है। अब हम सागर के स्टाफ के बच्चों को देखते हैं जो पेपर से खेल रहे थे। तब एक बच्चा एक अखबार के टुकड़े का प्लेन बनाता है और उसे उड़ा देता है और वो प्लेन सीधा सागर के पास आता है। सागर जल्दी से उस टुकड़े को खोलकर पढ़ता है तो देखता है कि ये तो राशिफल है जिसमें लिखा था कि आज आपको काफी कष्ट होगा क्योंकि आपका पैदा होने वाला बच्चा माँ के पेट में ही मारा जाएगा। तभी सागर पर प्रिया के फोन से कॉल आता है कि प्रिया सीढ़ी से फिसल कर गिर गई है और उसे बहुत खून निकल रहा है। तब प्रिया को जल्दी से उसकी मेट हॉस्पिटल लेकर जाती है और इधर से सागर भी पहुंच जाता है। अब जैसे सागर प्रिया के रूम की तरफ जा रहा था तो वो देखता है कि हॉस्पिटल के एक रूम में अमृता पड़ी है जिसका काफी बुरा हाल हो रखा है। पर सागर अमृता के पास जाने से पहले प्रिया के डॉक्टर से मिलता है और वो बताते हैं कि प्रिया और उसका होने वाला बच्चा दोनों सेफ है। ये जानकर सागर की जान में जान आती है और फिर वो जाकर अमृता से मिलता है। वहाँ अमृता सागर को देखते ही रोने लगती है कि मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाई। ये सुनकर सागर शॉक हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में सागर और अमृता को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे और रास्ते में दोनों बात कर रहे थे कि सागर के पास एक मिनिस्टर के खिलाफ काफी सबूत थे, लेकिन सागर ने पैसों के लालच में उस मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी न्यूज नहीं छापी बल्कि उससे अपने अखबार के लिए डील कर खूब पैसा कमाए। अब अमृता के फोन पर मैसेज आता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अमृता कहती है कि अब हमें कल ही फ्लाइट मिलेगी, जिसके बाद ये दोनों होटल में स्टे करने चले जाते हैं। तब डिनर करते समय अमृता सागर को बताती है कि उसका हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है और साल में सिर्फ 2 बार ही आता है, लेकिन वो जब भी आता है मुझे काफी टॉर्चर करता है और मैं अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हूँ। ये जानकर सागर अमृता को दिलासा देता है और ये दोनों यहीं पर करीब आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसी कारण से अमृता सागर से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है कि ये बताओ तुम्हारा इतना बुरा हाल हुआ कैसे। तो अमृता बताती है कि जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसी समय मेरा हस्बैंड घर आ गया और उसने उस किड को देख लिया। तब उसका पति जान गया कि अमृता के पेट में उसका बच्चा नहीं है क्योंकि वो तो 6 महीने बाद घर आया है और इसी कारण से उसने अमृता को बहुत ही बुरी तरह से मारा
जिसके कारण उनका बच्चा मारा गया और वो हॉस्पिटल पहुंच गई। अब ये सब सुनने के बाद सागर अभी भी अपने बारे में सोच रहा था और वो अमृता से कहता है कि अपने पति से मेरे बारे में मत बताना। यहाँ तक कि वो अमृता को कहता है कि अच्छा हुआ तुम भी प्रेग्नेंट थी, क्योंकि आज ही पेपर में आया था कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा और थैंक गॉड तुम्हारे बच्चे के कारण प्रिया और मेरा बच्चा बच गया। फिर वो अपना क्रेडिट कार्ड अमृता को देता है कि इससे अपना अच्छे से इलाज करवाना, लेकिन अब हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। सागर की ये सारी बातें सुनने के बाद अमृता को काफी गुस्सा आता है और वो सागर से अपना बदला लेने का मन बना लेती है। इसके बाद सागर प्रिया के साथ वापस फ्लैट पर आता है और वहाँ पर अंजलि के फ्रेंड भी आए हुए थे, जो कि साथ में बैठकर वही घोस्ट वाला शो देख रहे थे। अब सागर वहाँ से सीधा अजय घोष से मिलने जाता है और बताता है कि उसे पेपर के टुकड़ों से उसका फ्यूचर पता चल रहा है कि आगे कौन कौन मरने वाला है। तब अजय इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सागर उसे कोटी के खून से सना अखबार का टुकड़ा दिखाता है जिसमें लिखा था कि ड्राइवर कोटी को किसी ने पहले बुरी तरह से पीटा और फिर उसके सोने का दांत निकाल लिया, जिसके बाद उसकी लाश सागर के फार्म हाउस पर मिली। ये सोने के दांत निकालने वाली बात पढ़कर अजय के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बात तो कोई जानता ही नहीं था और अजय भी अब सागर की बात मानने लगता है। और सागर अजय से कहता है कि तुम बस ये पता करो कि ये सब कर कौन रहा है और जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। अजय भी कहता है कि तुम न्यूज़पेपर की फोटो मुझे भेजो, मैं तहकीकात शुरू करता हूँ। और फिर सागर जब उन अखबार के टुकड़ों की फोटो ले रहा होता है तो नोटिस करता है कि उन सारे अखबार के टुकड़ों में का अक्षर उल्टा लिखा था। ये मैटर क्या था हमें आगे पता चलेगा। इधर हम क्रांति को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन के बाहर की फुटेज चेक करने आई थी और वो देखती है कि कोटी अपने लॉयर के साथ थाने से बाहर तो आया था, पर उसे अजय अपने साथ बुलाकर दोबारा वापस ले गया था, जिसके बाद कोटी दोबारा वापस नहीं आया और रात के समय बस अजय की गाड़ी वहाँ से निकली थी। फिर क्रांति सीधा अजय के सिम की जीपीएस लोकेशन ट्रेस करने पहुंच जाती है और इन्हें पता चलता है कि अजय तो उस रात सागर के फार्म हाउस के पास गया था और फिर वहाँ से उसने सागर को कॉल किया, जिसके बाद सागर भी अपने फार्म हाउस पर रात को पहुंचा था। अब ये सब पता चलने के बाद क्रांति वारंट लेकर सागर के फार्म हाउस की तलाशी लेने पहुंच जाती है, जहां उसके साथ कई सारे पुलिस वाले आए थे। उसी समय सागर जो अपने फ्लैट पर न्यूज़पेपर के टुकड़े ही देख रहा था, उसकी माँ उसे कॉल करके बताती है कि पुलिस वाले तहकीकात के लिए आए हैं और सागर कहता है कि डरने वाली बात नहीं है, वो अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। सागर का एक कॉन्फिडेंस देखकर काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि लाश पकड़ी जाएगी। अब वहाँ क्रांति को कुछ भी नहीं मिलता, तभी उसकी नजर वहाँ के जनरेटर रूम पर पड़ती है और वो जाकर देखती है तो पता चलता है कि यहाँ तो किसी ने ताजा ताजा पेंट किया है और वहाँ पर कई सारी चीजों को भी साफ किया गया था, जिसको देखकर क्रांति को शक होने लगता है कि जरूर यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे छुपाया जा रहा है। अब क्रांति बाहर आती है तो उसे पाँव के निशान दिखते हैं जो कीचड़ में बने थे और उससे क्रांति कहती है कि ये इतने गहरे हैं कि मानो किसी ने अपने हाथ में बहुत भारी सामान पकड़ा हो। और हम फ्लैशबैक में भी वही देखते हैं कि सागर कैसे कोटी की बॉडी उठाकर उसे दफनाने जा रहा था और पेंट भी सागर ने ही किया था। फिर क्रांति निशान के पीछे पीछे चलकर पड़ोस के फार्म हाउस में पहुंच जाती है और वहाँ क्रांति देखती है कि एक जगह की मिट्टी ढीली थी और वह वहाँ पर खुदाई शुरू करवा देती है। अब यहाँ प्रिया के घर में डिलीवरी बॉय बच्चों के लिए पफ्स लेकर आता है और बच्चे उसे लेकर वापस अंजलि के रूम में चले जाते हैं, वह एक घोस्ट वाला शो देखने के लिए। तभी प्रिया अंजलि को आवाज लगाती है कि अंजलि जल्दी से आकर कपड़े बदल लो, उसके बाद आराम से खेलना। तब अंजलि अपने कपड़े निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी ड्रेस सर में ही अटक जाती है और वो अपनी माँ के पास ही आने लगती है उसे निकलवाने के लिए, पर वो किसी तरह से दूसरे गेट से निकलकर फ्लैट के बाहर चली जाती है। तभी प्रिया अंजलि के रूम में आती है तो देखती है कि अंजलि तो यहाँ है ही नहीं और सागर भी प्रिया की आवाज सुनकर आ जाता है। फिर वहाँ सागर को पेपर के टुकड़े दिखते हैं और वो जल्दी से जाकर सारे पफ के पेपर देखने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि अब उन्हीं में से कोई फ्यूचर पता चलेगा। तब उसे एक अखबार के टुकड़े में लिखा मिलता है कि जर्नलिस्ट सागर वर्मा की बेटी लिफ्ट में दबकर मारी गई। यह पढ़ते सागर जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बिल्डिंग की लिफ्ट बंद करने के लिए कहता है। इधर हम अंजलि को देखते हैं जो कि लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुलने से लिफ्ट में गिर जाती है और उसके सर से खून भी बह रहा था। फिर जितनी देर में गार्ड भागकर उस लिफ्ट को बंद करने वाला होता है, उससे पहले वो लिफ्ट ऊपर आती है और उससे अंजलि कटकर मारी जाती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में पुलिस वाले सागर के फार्म हाउस के पड़ोस में खुदाई कर रहे थे और वहाँ उन्हें सागर के डॉग की लाश मिलती है, जिसको देखकर क्रांति भी सोच में पड़ जाती है कि कहीं वो इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती तो नहीं कर रही। इसके बाद हम सागर को देखते हैं जो अंजलि का अंतिम संस्कार कर रहा था। तभी सागर की नजर उसी येलो रेनकोट वाले पर पड़ती है और वो उसके पीछे भागकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो रेनकोट वाला आदमी फिर से वहाँ से भाग निकलता है, पर इस बार सागर ने उसकी बाइक का नंबर देख लिया था। अब इसके बाद ऑफिस में क्रांति रंगा से कहती है
कि हमारे हाथ से कुछ न कुछ तो छूट ही रहा है, इसलिए हमें दोबारा से ये केस नए पहलू से देखना होगा। इधर सागर के फ्लैट पर एक कोरियर आता है और जब प्रिया उसे खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर जब सागर आता है तो प्रिया बताती है कि अमृता ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, और सागर जाकर देखता है तो वहाँ तो अमृता की कोख का बच्चा मरा पड़ा था, जिसको देखकर सागर की भी हालत खराब हो जाती है। और उसके साथ एक लेटर था प्रिया के लिए कि ये सागर का बच्चा है और तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट भी करा सकती हो। अब सच जानने के बाद प्रिया सागर की चाटा लगा देती है और अपने पिता के साथ घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि सागर ने उसे चीट किया था। अब इस इंसिडेंट के बाद हम सागर को देखते हैं जब अपने मम्मी पापा के साथ फार्म हाउस पर ही रहने लगा था और उसने अपने पूरे रूम को अखबार के टुकड़ों से भर लिया था। यानी अब सागर की हालत भी चार्ल्स की तरह ही हो गई थी। फिर सागर उस बाइक के नंबर से येलो रेनकोट वाले तक पहुंच जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी फेमस घोस्ट शो की ओनर किरण थी। तब सागर किरण से पूछता है कि तुम इतने दिनों से मेरे पीछे क्यों, और फिर किरण सागर को सब कुछ डिटेल में बताती है कि 4 महीने पहले मेरे पास किसी रवि का फोन आया और वो किरण से कहता है कि मेरे पास एक रियल घोस्ट स्टोरी है जिसे तुम अपने चैनल पर बता सकती हो। माँ किरण जब रवि से मिलती है तो पता चलता है कि रवि तो एक फेमस जर्नलिस्ट है और उसके साथ वही पेपर वाला कांड हो रहा था जिसमें वो बताता है कि मेरे पीछे भूत पड़ा है। रवि साथ ही कहता है कि मैंने इस पर रिसर्च भी की है और मुझे पता चला है कि कई सालों से जर्नलिज्म का काम करने वाले लोग मर रहे हैं, और वो भी बहुत ही भयानक तरीके से। और ये सब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही है जो 1963 से शुरू हुई थी और अब तक कई सारे जर्नलिस्ट इसी तरीके से मारे गए हैं। फिर रवि अपनी पूरी रिसर्च की फाइल निकालता है और किरण को बताता है कि देखो, मुझे एक दिन अखबार का एक टुकड़ा मिला था और उसमें लिखा था कि मेरे पिताजी मारे जाएंगे, और हुआ भी सेम वैसा ही। फिर ऐसे तरीके से मुझे टुकड़े मिलते गए और मेरे परिवार के लोग मरते गए। यानी कि ये आत्मा जिसे भी अपना टारगेट बनाती है उसके करीबी सारे लोग मरना शुरू हो जाते हैं। और ये बताकर रवि मरने वाले सारे जर्नलिस्ट की लिस्ट किरण को दे देता है। फिर वो कहता है कि वैसे इन सब में एक बात कॉमन है, ये सारे जर्नलिस्ट करप्ट थे जो पैसे के लिए कुछ भी करते थे। अब रवि के घर के सारे लोग मर चुके थे और बारी रवि की थी, इसी कारण से वो सब कुछ किरण को बता रहा था। और साथ ही वो कहता है कि एक बार ये टारगेट वाला जर्नलिस्ट जिस किसी से भी इसका जिक्र करता है वो भी मारा जाता है, और अंत में जर्नलिस्ट सबसे हार कर सुसाइड कर लेता है। अब ये सारी लिस्ट लेने के बाद किरण खुद इन पर रिसर्च शुरू करती है, और अगले दिन रवि का वॉइस मैसेज किरण पर आता है कि अब मुझे इसका जवाब मिल गया कि लोग अंत में सुसाइड क्यों कर लेते थे। ये सुनते किरण रवि के घर पहुंचती है और देखती है कि रवि उसी के सामने छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है, और उसके हाथ में एक अखबार का टुकड़ा भी था जिसमें किरण के मरने की खबर लिखी थी। अब प्रेजेंट में किरण बताती है कि उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ था। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। हालांकि इसी के बाद से किरण ऐसे लोगों पर रिसर्च करने लगी जो इस कर्ज से मर रहे थे, और वो सागर से पहले चार्ल्स को भी फॉलो कर रही थी जो काफी करप्ट जर्नलिस्ट था, और सागर भी अब उसी की राह पर है। अब ये सब बताने के बाद किरण सागर को रवि की इन्वेस्टिगेशन फाइल दे देती है कि तुम भी इस पर रिसर्च करके देखो, तुम्हें इसमें क्या मिलता है। तब सागर उन सारे अखबार के टुकड़ों को देखता है और किरण से कहता है कि मुझे मिलने वाले टुकड़े और रवि को मिलने वाले टुकड़े सब एक ही कागज से बने हैं, और इन सब पर का अक्षर हमेशा उल्टा होता है। इसी बारे में जानने के लिए किरण सागर को अपने प्रोफेसर से मिलवाती है जो कि ऐसे अखबार प्रिंटिंग के एक्सपर्ट थे। वहाँ सागर बताता है कि इन सारे अखबारों में का अक्षर हमेशा उल्टा ही होता है, जिस पर वो प्रोफेसर बताता है कि ये एक तरह का कोड है जो कि आजादी की लड़ाई में यूज होता था। और फिर प्रोफेसर जाकर अपनी लाइब्रेरी से सारे पुराने अखबार ले आता है जो आजादी से पहले भी छपा करते थे। तभी किरण पर एक फोन आता है और वो अपने शो की शूटिंग के लिए चली जाती है। अब सागर अकेला उन सारे अखबारों को देखने लगता है और उसे एक अखबार मिलता है दूता नाम से, जिसमें वही उल्टा का छपा था, और वो उसके बारे में रिसर्च करता है तो पता चलता है कि दूता तो 1938 में शुरू किया हुआ अखबार था जिसे किसी सत्यमूर्ति ने चालू किया था। फिर 1962 तक ये अखबार काफी अच्छा चला, लेकिन उसी साल सत्यमूर्ति कहीं गायब हो गए और ये अखबार भी बंद हो गया। साथ ही सत्यमूर्ति ने किताब भी लिखी थी, पत्रकारिता के सिद्धांत और उसूल। ये नाम पढ़ते ही सागर सोचने लगता है कि ये किताब तो मैंने कहीं देखी है, और हमें याद आता है कि ये वही किताब है जो स्टार्टिंग में चंद्रमूर्ति ने सागर को दी थी। इसके बाद सागर सोचता है कि किताब में तो जरूर दूता प्रेस का एड्रेस लिखा होगा जिससे वो दूता प्रेस के मालिक तक पहुंच जाएगा। फिर जब सागर अपनी कार से जा रहा होता है तब वो बार बार उसी किताब के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसने वो किताब कहाँ देखी थी, और उसे याद आता है कि वो मिस्टर मूर्ति ने दी थी जो कि अब उसके फार्म हाउस में रखी है। तभी सागर को एक बच्चा दिखता है जो कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ देता है और उसे सागर उठाकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि घोस्ट चैनल की मालिक किरण एक हॉस्पिटल में तहकीकात करती हुई मारी गई। अब ये पढ़ते ही सागर किरण को फोन मिलाता है पर किरण का फोन नहीं लगता। इधर हम किरण को देखते हैं जहाँ किरण अपनी वीडियो के लिए खंडर हॉस्पिटल में आती है क्योंकि अगले दिन उसे वहाँ पर शूट करना था,
और आज वो बस तहकीकात ही कर रही थी। तभी थोड़ा आगे चलते ही उसका EMF मीटर तेजी से ब्लिंक करने लगता है, यानी कि यहाँ पर कोई भयानक आत्मा मौजूद है। अब किरण वहाँ से भाग पाती, इससे पहले ही एक फायर एक्सटिंग्विशर अपने आप उड़ता हुआ आता है और किरण को ठोक देता है, जिसकी वजह से एक नोकीला औजार किरण के आर पार हो जाता है और वो यहीं पर मारी जाती है। अब सागर हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि किरण तो मर चुकी है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम क्रांति को देखते हैं, जो बिना सोए सिर्फ कोटी को ही ढूंढने में लगी हुई थी। तब क्रांति फोटो में देखती है कि जहाँ उन लोगों ने खुदाई की थी वहाँ बरगद के पेड़ की जड़ थी, और ये देखकर कहती है कि बरगद की जड़ें तो जमीन से 10 या 15 फुट नीचे होती हैं, तो वो यहाँ पर ऊपर कैसे आई। यानी कि किसी ने काफी गहरी खुदाई की थी और हमें रोकने के लिए बीच में कुत्ते की लाश डाल दी, ताकि हम कुत्ते की बॉडी देखकर ही रुक जाएं। इसके बाद हम सागर का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ सागर ए को दफनाने वाली जगह को ही खोदता है और फिर उससे नीचे कोटी को दफनाने के बाद ऊपर से ए को दफना देता है, ताकि अगर कोई इस जगह को खोदे भी तो उसे एक ही बॉडी मिले और वो यहीं पर रुक जाए। इसके बाद हम सागर को देखते हैं, जिसे अब्दुता प्रेस का एड्रेस किताब से मिल जाता है और वो जल्दी से वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ पर उसे वही लड़का मिलता है, सत्या, जो उसे याद दिलाता है कि मैं आपकी कंपनी में जॉब के लिए आया था। तब सागर पूछता है कि मुझे सत्यमूर्ति जी से मिलना है, और सत्या कहता है कि वो तो मेरे दादाजी हैं, जो 1962 में एकदम से कहीं गायब हो गए थे। इसके बाद हमारी प्रिंटिंग प्रेस तो बंद हो गई और हम उसी को घर बनाकर यहाँ रहने लगे। इस पर सागर कहता है कि मुझे उनके आर्टिकल या बुक के बारे में कुछ बता सकते हो, और सत्या सागर को अपने दादाजी के कमरे में ले जाता है कि आपको जो चाहिए यहाँ मिल सकता है। हालांकि मेरे पिताजी कभी इस कमरे को खोलने नहीं देते। तभी वहाँ पर सत्या के पिताजी आते हैं और सागर देखता है कि ये तो मिस्टर चंद्रमूर्ति हैं, जो सागर को देखते ही भड़कने लग जाते हैं कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। तब सागर और चंद्रमूर्ति में बहस होने लगती है और सागर चंद्रमूर्ति के पिता के बारे में कहने लगता है कि वो तो अपने परिवार को छोड़कर ही भाग गए, आप उन्हें महान समझते हैं। इसके बाद चंद्रमूर्ति पूरी कहानी सागर को बताता है और हम 1962 का सीन देखते हैं, जहाँ पर आज सत्यमूर्ति की किताब पत्रकारिता के नियम और सिद्धांत का लॉन्च हो रहा था, और वहाँ उनके साथ उनके पुराने दोस्त राघवैया भी थे, जो वहाँ के विधायक थे। अब राघवैया जनता को बताते हैं कि वो और सत्यमूर्ति साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ चुके हैं, और इनके अखबार दूता ने भी इसमें काफी साथ दिया था, क्योंकि दूता हमेशा अपने अखबार में सिर्फ सच ही छापता था। साथ ही वो बताते हैं कि एक बार तो इस अखबार को अंग्रेज बंद करवाने वाले थे, लेकिन सत्यमूर्ति ने अपनी मशीन को लाइट हाउस में पहुंचा दिया और क्रांति लाने के लिए अखबार में सच छापते रहे। यानी कि दोस्तों राघवैया और सत्यमूर्ति दोनों ही काफी ईमानदार आदमी हैं, जो सच के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वहाँ सत्यमूर्ति भी राघवैया जैसे पॉलिटिशियन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आजकल कई ऐसे पॉलिटिशियन आ चुके हैं जो सिर्फ पैसे खाने के लिए नेता बनते हैं, और कई पत्रकार भी इन नेताओं के साथ मिलकर करप्ट हो जाते हैं। इसी कारण से उनका मार्गदर्शन करने के लिए मैंने एक किताब लिखी है। अब इसके बाद भूपति नाम का एक आदमी सत्यमूर्ति के पास आता है और किताब पर साइन करने के लिए कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि भूपति सत्यमूर्ति का सबसे भरोसेमंद आदमी है। तभी वहाँ चक्रपाणी नाम का आदमी भी आता है, जो इस साल राघवैया के खिलाफ चुनाव में खड़ा हो रहा था, और उससे भी राघवैया काफी अच्छे से मिलते हैं कि तुम्हारे जैसे युवा नेता पॉलिटिक्स में आने ही चाहिए ताकि देश बदल पाए, और फिर ये सब साथ में फोटो भी खिंचाते हैं। अब इवेंट के बाद सत्यमूर्ति अपनी बीवी के साथ घर जा रहे होते हैं। तब वहाँ भूपति उन्हें तिरुपति जाने का टिकट देता है कि आपने कहा था कि एक बार दर्शन करके आना है, इसलिए इसे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। बाकी जो भी काम होगा वो मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। सत्यमूर्ति भी भूपति पर भरोसा करके अपने परिवार के साथ तिरुपति चले जाते हैं। अब यहाँ चक्रपाणी के पास भूपति मिलने आता है और यहाँ इन दोनों का प्लान था कि ये मिलकर राघवैया को रास्ते से हटा देंगे और उसकी जगह चक्रपाणी विधायक बनेगा और भूपति भी अपना खुद का अखबार चालू कर पाएगा। अब इस प्लान को पूरा करने के लिए चक्रपाणी ने राघवैया के घर की मेड कल्पना को अपने प्यार में फंसाया था, और फिर एक दिन वो राघवैया के कमरे के दरवाजे का लॉक निकलवा कर मंगा लेता है, जो कि पित्तल का था, और फिर चक्रपाणी सेम वैसे ही लोहे की कुंडी बनवाता है जिसे बाहर से चुंबक की मदद से खोला जा सकता हो। अब ये लोहे वाली कुंडी चक्रपाणी कल्पना को देकर सेम वैसे ही लगा देने के लिए कहता है और उसे मिठाई भी देता है कि इसे राघवैया के परिवार को खिला देना, क्योंकि यहाँ चक्रपाणी ने कल्पना से झूठा वादा कर दिया था कि हम चुनाव के बाद शादी करेंगे, और ये उसी की मिठाई है। अब कल्पना भी चक्रपाणी के हिसाब से वो कुंडी लगा देती है और फिर जाकर राघवैया के पूरे परिवार को वही लड्डू खिलाती है कि मेरी शादी तय हो गई है और मैं उस लड़के से आपको जल्दी मिला दूंगी। राघवैया भी कहते हैं कि कल्पना तेरा इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए हम तेरी शादी के लिए बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं ताकि हम उसमें पैसे जमा करवा पाए। इसलिए वो उससे बैंक ओपन करने वाले डॉक्यूमेंट पर उसका अंगूठा लगवा लेते हैं। अब वो सारे लोग उन लड्डू को खा लेते हैं और उसमें चक्रपाणी ने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी, जिसके बाद कल्पना चक्रपाणी को आकर बताती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, और वहाँ चक्रपाणी उसे तालाब में ही डुबोकर मार देता है।
साथ ही वो तालाब के पास सुसाइड नोट भी रख देता है जिसमें लिखा था कि कल्पना ने खुद को इसलिए मारा क्योंकि राघवैया के परिवार ने उसके साथ रेप किया था। इसके बाद चक्रपाणी भूपति के पास जाता है और ये दूता अखबार में छपवा देता है कि कल्पना के साथ राघवैया परिवार ने जबरदस्ती की थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और फिर अखबार का एक प्रिंट चक्रपाणी अपने साथ भी ले जा लेता है। अब ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। फिर भूपति वहाँ का एसआई रमन्ना जो उन्हीं के साथ मिला हुआ था उसे लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ ये लोग गांव वालों को बताते हैं कि ये सब राघवैया के कारण हुआ है। इसके बाद चक्रपाणी रात के समय राघवैया के घर चुपचाप रस्सी लेकर आता है और वहाँ राघवैया के कमरे का गेट चुंबक से खोलकर अंदर घुस जाता है। फिर वो उन बेहोश पड़े सारे लोगों को उसी कमरे में रस्सी से टांग कर मार देता है और वहाँ वही अखबार का प्रिंट भी छोड़ देता है जिससे ऐसा लगे कि उसी अखबार को पढ़ने के बाद बदनामी के डर से इन लोगों ने आत्महत्या कर ली। जाते जाते चक्रपाणी वो कुंडी भी वैसे ही बंद कर देता है जिससे किसी को भी पता न चल पाए कि कोई अंदर आया था। अब अगले दिन चक्रपाणी काफी सारे लोगों को राघवैया के खिलाफ भड़काता है और फिर राघवैया के घर ले आता है और ये सब अंदर आकर देखते हैं तो पूरा परिवार ही राघवैया के कमरे में रस्सी से लटका हुआ था। वहीं पास में दूता अखबार भी रखा था उसी न्यूज के साथ, जिससे चक्रपाणी का प्लान एकदम सही काम करता है और राघवैया के जाने के बाद इकलौते उम्मीदवार चक्रपाणी वहाँ का विधायक बन जाता है। उसी दौरान जब एसआई रमन्ना जब झूठी मूठी जांच कर रहा था तब उसे राघवैया के घर में एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि विकलांग थी और वो इसलिए बच गई थी क्योंकि चक्रपाणी की उस पर नजर नहीं पड़ी थी। उसके बाद एसआई रमन्ना उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज देते हैं। अब जब सत्यमूर्ति तिरुपति से वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके दूता अखबार में राघवैया के खिलाफ रेप वाली न्यूज छपी है और ये सब भूपति ने छापा है। तब सत्यमूर्ति को एक आदमी बताता है कि आसो भाई पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली, जिसको सुनने के बाद सत्यमूर्ति के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो सीधा भूपति से मिलने जाते हैं और उसकी पत्नी बताती है कि वो तो चक्रपाणी से मिलने गए हैं। तब सत्यमूर्ति भी चक्रपाणी के घर पहुंच जाते हैं और जल्दीबाजी में उनकी किताब वहीं नीचे गिर जाती है। वहाँ सत्यमूर्ति देखते हैं कि चक्रपाणी, भूपति और एसआई रमन्ना साथ में बैठे थे और यह इनकी डील हो रही थी कि अब भूपति अपना खुद का अखबार खोल सकता है और साथ में एसआई रमन्ना को प्रमोशन दिलाने की बात भी चल रही थी। साथ ही सत्यमूर्ति ये भी सुन लेते हैं कि चक्रपाणी ने आखिर राघवैया के परिवार को कैसे मारा और एसआई ने ये केस कैसे दबाया था। तभी भूपति कहता है कि कल सत्यमूर्ति जी आने वाले हैं, इसलिए उनके आते ही कैसे भी करके उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि राघवैया ने ही रेप किया था और फिर सुसाइड भी कर लिया, वरना हम सबके लिए दिक्कत हो सकती है। ये सब जानकर सत्यमूर्ति वहाँ से सीधा अपने घर आते हैं और अपनी बीवी को सब कुछ बता देते हैं। यहाँ भूपति जब अपने घर के लिए निकलता है तो देखता है कि सत्यमूर्ति की किताब घर के बाहर ही पड़ी है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर सत्यमूर्ति आए होंगे, इसलिए वो सीधा सत्यमूर्ति से मिलने चला जाता है। पर वहाँ सत्यमूर्ति की बीवी दरवाजा खोलती है जो डरी डरी आवाज में कहती है कि वो तो कहीं बाहर गए हैं। अब भूपति का शक यकीन में बदल गया था कि जरूर सत्यमूर्ति ने ये सारी बातें सुन ली होंगी, इसलिए वो कल के अखबार में सच्चाई छापने के लिए ही गए होंगे। ये जानते ही वो तीनों सत्यमूर्ति को ढूंढने उनकी प्रेस में जाते हैं, पर वो वहाँ तो होते ही नहीं और फिर भूपति उन्हें उसी लाइट हाउस वाली जगह पर लेकर जाता है जहाँ से सत्यमूर्ति अंग्रेजों के खिलाफ भी अखबार छापा करते थे और वहाँ सत्यमूर्ति कल के लिए अखबार में सच ही छाप रहे थे। तभी वहाँ ये तीनों भूपति, चक्रपाणी और रमन्ना आते हैं और वहाँ सत्यमूर्ति को बड़ी बेरहमी से उन्हीं की मशीन पर जान से मार कर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि सत्यमूर्ति के मरते ही वो मशीन अपने आप चालू हो गई। फिर इन तीनों ने सत्यमूर्ति की बीवी को भी धमकाया कि समाज में कह देना कि आपके पति कहीं गायब हो गए, वरना हम आपको और आपके बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब सत्यमूर्ति की बीवी अपने बच्चे के डर से यही करती है और दूता अखबार भी तभी से बंद हो जाता है। अब चंद्रमूर्ति जो सत्यमूर्ति जी का बेटा ही था वो एक कहानी सागर को सुनाकर उदास हो जाता है। सागर भी सत्यमूर्ति के बारे में जानकर चंद्रमूर्ति से माफी मांगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही फालतू बोल दिया था। और फिर जब सागर जा रहा होता है तब उससे सत्य मिलने आता है और पूछता है कि क्या मुझे आपकी कंपनी में इंटर्नशिप मिल सकती है। और सागर उसे अपना एक खास पेन देता है कि हमारी कंपनी में जो भी नया बंदा ज्वाइन होता है उसे हम ये पेन देते हैं, इसलिए कोर्स पूरा करते ही हमारी कंपनी में जॉब के लिए आ जाना। अब जाते जाते सत्या सागर को फिर से याद दिलाता है कि आपको हमारे कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट आना है और सागर भी कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद सत्या अपने पापा के पास आता है और बताता है कि मुझे सागर सर ने जॉब ऑफर दिया है और चंद्रमूर्ति कहते हैं कि तुम उस करप्ट आदमी के साथ कभी काम नहीं करोगे। साथ ही वो सत्या को उसके दादाजी का पेन भी दिखाते हैं कि आज तुम चूज कर लो, या तो तुम अपने दादाजी की तरह बनोगे या फिर उस सागर की तरह। लेकिन सत्या कहता है कि दादाजी ने आखिर क्या ही हासिल किया है, मेरे सपने बड़े हैं और मुझे बड़ा आदमी बनना है। यह कहकर वो सागर का ही दिया हुआ पेन चूज करता है। इधर हम सागर को देखते हैं जब उसी लाइट हाउस पर आ जाता है जहाँ पर सत्यमूर्ति को मारा गया था और वहाँ वो देखता है कि यहाँ तो एक प्रिंटिंग मशीन पड़ी है और इसी का अक्षर उल्टा है, यानी कि यही वो मशीन थी जहाँ से वो अखबार छपकर
होकर सागर के पास टुकड़ों में आता था। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में सागर को अब उसी प्रिंटिंग मशीन के पास एक पेपर का टुकड़ा मिलता है और उसमें लिखा था कि 16 नवंबर को सागर वर्मा की पत्नी प्रिया के साथ इस फोटो में दिख रहे आदमी ने। बाकी इसके आगे क्या लिखा था वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि आगे का पन्ना गायब था। अब सागर उसी फोटो को देखने लगता है और समझ जाता है कि शायद यही आदमी प्रिया को मारने वाला है। ये सोचकर सागर सीधा प्रिया को बचाने निकल जाता है, क्योंकि कल ही 16 नवंबर था। इधर हम क्रांति को देखते हैं जो उस जगह पर खुदाई करवा रही थी और थोड़ा गहरा खोदने पर उन्हें कोटी की लाश मिल जाती है। पर अब लाश पहचान में नहीं आ रही थी, इसलिए इसे डीएनए के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद हम अजय घोष को देखते हैं, जिसके पास कोटी की बीवी उसका पता करने के लिए आई थी। पर वहाँ अजय झूठ कहता है कि तुम्हारा पति तो देसी कट्टे रखने के इल्जाम में अंदर है, अगर मैं चाहूँ तो उसे बाहर निकलवा सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। और ये कहकर उसे वो कमरे में चलने के लिए कहता है। अब इधर हम सागर को देखते हैं जो हार मानकर सीधा क्रांति के घर आता है और उसे देखकर क्रांति बंदूक निकाल लेती है। पर सागर यहाँ सब कुछ क्रांति को बताता है कि चार्ल्स जब मरा मैं वहीं पर था और उस ड्राइवर कोटी को टॉर्चर भी मेरे ही कहने पर घोष ने किया था, जिसके बाद कोटी मर गया समझकर उसने मेरे फार्म हाउस में बॉडी डाल दी और जब मैं आया तो कोटी जिंदा था और मेरे सामने वो भी मारा गया। ये सब सुनने के बाद क्रांति कहती है कि ये सब अब जज को बताना। फिर सागर उसे उन अखबारों के जरिए फ्यूचर पता लगने की बात बताता है, जिसको सुनने के बाद क्रांति को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो सागर को घर में बुलाकर आराम से बात करती है। वह सागर क्रांति को सारे पेपर के टुकड़े देता है जो उसे अब तक मिले थे और साथ ही उसे पूरी बात बताता है। तब क्रांति देखती है कि इन सबको पजल की तरह मिलाओ तो एक पूरा अखबार का पेज बनता है और इन सारे टुकड़ों को मिलाने के बाद इन्हें एक और न्यूज मिलती है, जिसमें लिखा था कि एसआई अजय घोष को किसी ने बेरहमी से मार दिया और अजय पर टोटल 5 गोलियां चली थी, जिसमें से एक गोली दीवार पर भी लगी है। तब क्रांति पर रंगा का कॉल आता है कि किसी ने अजय घोष को जान से मार दिया और क्रांति पूछती है कि उसे कितनी गोलियां लगी हैं। तब रंगा गिनकर बताता है कि टोटल 4 गोली हैं और क्रांति कहती है कि एक गोली और चली है, पीछे देखो। और रंगा देखता है कि हाँ, एक गोली तो मिस हो गई थी। ये सब जानने के बाद क्रांति को सागर पर विश्वास हो जाता है। अब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब कोटी की बीवी घोष के कमरे में जा रही थी। तब उसे वहीं टेबल पर कोटी के सोने का दांत पड़ा दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि घोष ने उसे मार दिया है। इसलिए वो अजय घोष की बंदूक से उसे शूट करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ सागर क्रांति से कहता है कि अब बस तुम प्रिया की जान बचा लो और सागर और क्रांति प्रिया के पापा के पास चले जाते हैं। वहाँ प्रिया सागर की एक भी बात नहीं सुनती, लेकिन जब क्रांति कहती है तो प्रिया सागर की बात सुनने लगती है और सागर पूछता है कि क्या तुम इस फोटो में दिख रहे आदमी को जानती हो, लेकिन प्रिया मना करती है कि मैं से किसी भी इंसान से नहीं मिली। तब सागर कहता है कि तुम इस घर में संभल कर रहना, मैं जल्द से जल्द सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ। यह कहकर सागर और क्रांति चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद प्रिया उसी फोटो में नोटिस करती है कि ये जो फोटो में दिख रहा है ये तो हमारे गेट के बाहर का ही फुटेज है और जो गुलदस्ता फोटो में दिख रहा था वो गार्ड ने अभी थोड़ी देर पहले ही रखा था। अब प्रिया को भी सागर की बात पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद सागर अपने फ्लैट पर होता है और वो उस फाइल के कागजों को देख रहा था जो उसे किरण ने दी थी। तभी उसके हाथ चार्ल्स का कागज लगता है और उसमें लिखा था कि चार्ल्स की बीवी मरियम की मौत हो गई। पर सागर सोचता है कि मरियम तो अभी भी जिंदा है और यहाँ तक कि किरण के नाम की भी रवि वाले केस में जान जाने की खबर लिखी थी। पर रवि के मरने के बाद किरण को कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि सागर से मिलने के बाद उसकी जान चली गई थी। ये सब सोचने के बाद सागर समझ जाता है कि जो कोई इंसान भी इस कर्ज में फंसता है तो उसके आसपास के लोग मरने लगते हैं, पर अगर वही इंसान अपने आप को पहले मार ले तो बाकी लोगों की जान बच जाएगी। यह सोचकर सागर अपनी जान लेने का फैसला करता है ताकि इससे प्रिया और उसके होने वाला बच्चा बच जाए। इसके बाद सागर क्रांति को एक वॉइस मैसेज भेजता है कि मुझे अब इसे रोकने का रास्ता मिल चुका है और वो क्रांति को पूरी बात बताता है। फिर आखिरी में वो कहता है कि मेरी मौत ही इसे रोक सकती है। फिर सागर मरने के लिए नींद की काफी सारी गोलियां खा लेता है और ये वही सीन था जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था, जिसके बाद सागर प्रिया को सच्चाई बताने वाला होता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है और जब वो चार्जर ढूंढ रहा था तभी चार्जर के साथ एक बैग भी गिरता है और उसमें सागर को एक हॉस्पिटल में आग लगने की फोटोज और न्यूज मिलती है जो कि प्रिया ने ही रखी थी। यहाँ सागर को सारी कहानी समझ आ जाती है कि प्रिया भी एक करप्ट जर्नलिस्ट है और इसीलिए सागर की मौत से प्रिया नहीं बचने वाली। इसी कारण से सागर जल्दी जाकर उल्टी करता है, लेकिन दवाई के डोज से बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद सागर को होश आता है तो वहाँ क्रांति बैठी थी जो कि वॉइस मैसेज सुनते ही सागर को बचाने आ गई थी। वहाँ सागर उसे बताता है कि मुझसे भी ज्यादा करप्ट तो मेरी बीवी है, क्योंकि उसने काफी सारे सच छुपाकर खूब पैसे कमाए हैं और ये सब मुझे उसकी फाइल से पता चला है। इसी कारण से सागर अब प्रिया को बचाने के लिए कुछ और तरीके खोजने के बारे में सोचता है और फिर वो सीधा लाइट हाउस चला जाता है कि आज तो मैं इस मशीन को ही नष्ट करके रहूंगा। लेकिन खूब सारे हथौड़े मारने के बाद भी उस मशीन को कुछ भी नहीं होता। तब सागर रोते हुए कहता है कि आपको जो चाहिए मैं करूंगा, बस आप प्रिया और मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तभी वो मशीन अपने आप चालू हो जाती है और एक पेपर में प्रिंट आता है कि एक इंसान में बदलाव लाओ जिससे पूरी दुनिया में बदलाव आएगा।
यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम प्रिया को देखते हैं जो अभी भी उसी अखबार के टुकड़े यानी फोटो को देख रही थी। तभी एकदम से उनके दरवाजे पर शोर होता है और हम देखते हैं कि ये तो वही इंसान है जो फोटो में था, और वो अंदर आते ही प्रिया के पापा को मार देता है। और फिर वो प्रिया को मारते हुए कहता है कि तेरे कारण उस हॉस्पिटल में आग लगाने वाले आदमी को सजा नहीं हुई और उसी की आग में मेरी बेटी भी जलकर मारी गई थी। ये कहकर वो प्रिया को भी मार देता है। तभी एकदम से प्रिया की आंख खुलती है जो कि एक भयानक सपना देख रही थी। इसके बाद हम सागर के फार्म हाउस पर देखते हैं जहाँ सागर सड़क पे पड़े सारे अखबार के टुकड़ों को मंगा लेता है। तभी सागर को एक टुकड़ा मिलता है और जैसे ही वो उसे पढ़ने लगता है तो सागर के पिता आते हैं और उस टुकड़े को फाड़ कर कहते हैं कि तुम जर्नलिस्ट नहीं बनोगे। इसी कारण से वो अपने पिता को भला बुरा कह देता है और उसकी माँ सागर को डांटने के लिए जैसे ही उसके कमरे में आती है तो देखते हैं कि सागर ने तो अपना पूरा कमरा ही अखबार के टुकड़ों से भर रखा है। और ये देखकर उसकी माँ भी डरने लगती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल अपने दादाजी की तरह ही हरकतें कर रहे हो, क्योंकि वो भी एक समय पर ऐसे टुकड़े इकट्ठा करने लग गए थे और एक दिन उन्होंने खुद को मार लिया। अब यहाँ सागर के पूछने पर उसकी माँ सच बताती है कि ये बात तुम्हारे पिता ने मुझे अल्जाइमर शुरू होने से पहले बताई थी कि तुम्हारे दादाजी भी एक जर्नलिस्ट थे और वो जिस अखबार के लिए काम करते थे वो किसी कारण से बंद हो गया था। इसी के बाद उन्होंने खुद का अखबार चालू किया और उसके कुछ महीनों के बाद ही उनके परिवार के लोग लाइन से मरने लगे और इसी की वजह से उनका मानसिक संतुलन हिल गया। फिर वो बताती है कि वो दिन भर बस सड़क से अखबार के टुकड़े ही बीना करते थे, जिसके एक दिन उन्होंने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। और हम देखते हैं कि ये आदमी यानी सागर के दादाजी कोई और नहीं बल्कि भूपति ही था और ये सब सागर के पिता ने अपनी आंखों से बचपन में देखा था, इसलिए उन्हें जर्नलिज्म से नफरत थी। तब सागर को भी आज पहली बार अपने दादाजी का नाम पता चलता है, भूपति वर्मा अवधूरी, और वो समझ जाता है कि इन्होंने ही सत्यमूर्ति जी को धोखा दिया था। तब सागर पर सत्या का कॉल आता है और वो उसे याद दिलाता है कि आज 16 नवंबर है और आपको कॉलेज के फंक्शन में आना है जहाँ मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं। तब सागर वहाँ के फंक्शन के लिए चला जाता है और अपने पापा को भला बुरा कहने के लिए माफी भी मांगता है। इसके बाद हम क्रांति को उसकी माँ के साथ देखते हैं जो कि अपने दादा के घर आई थी ताकि वो सब वहाँ फिर से रह सके। और यहाँ पर एक और राज खुलता है कि जो लड़की राघवैया के घर में बच गई थी वो कोई और नहीं बल्कि क्रांति की माँ थी। अब क्रांति ने उस घर में रहने के लिए उस घर को पूरा रेनोवेट भी करवाया था। साथ ही वहाँ रेनोवेट करने वाली लड़की क्रांति को कुछ डॉक्यूमेंट भी देती है जो सफाई के दौरान मिले थे और क्रांति देखती है कि ये तो उस टाइम के न्यूज़पेपर और बैंक अकाउंट खोलने वाला डॉक्यूमेंट है जिसमें राघवैया ने कल्पना से अंगूठा लगवाया था। तब क्रांति अपनी माँ से कहती है कि आपने तो कहा था कि हमारा परिवार कल्पना के सुसाइड लेटर के कारण उजड़ गया था, पर यहाँ से तो पता चलता है कि उस लड़की को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो सुसाइड नोट कैसे लिख सकती है। तभी क्रांति की नजर एक लॉक पर पड़ती है जो कि जंग खाया हुआ था, इसलिए उसे रेनोवेशन करते समय निकाल दिया गया था। तब क्रांति कहती है कि सारी कुंडियां पित्तल की हैं, तो ये लोहे की कुंडी किसने लगवाई, और उसे पता चलता है कि ये कुंडी तो उसी कमरे की है जिसमें सब लोगों ने सुसाइड किया था। इधर हम सागर को देखते हैं जो कॉलेज के फंक्शन में पहुंच जाता है और वहाँ सत्या उसका वेलकम करता है। इसके बाद यहाँ क्रांति सीधा रंगा से कहकर उस पुराने केस की फाइल को निकलवा कर अपने पास मंगा लेती है और वहाँ वो अनुमान लगाती है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था, क्योंकि हो सकता है कि चुंबक से किसी ने उस गेट को खोला, सबको मारा और फिर वहाँ से भाग निकला। साथ ही वो फोटो में देखती है कि जितने भी फांसी के नोट थे वो उल्टी साइड बंधे हुए थे, यानी वो फांसी किसी लेफ्टी इंसान ने बनाई थी, लेकिन उनके घर में तो कोई भी लेफ्ट हैंडेड नहीं था। अब शक्ति इस बारे में सोच ही रही थी, तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी फोटो पर पड़ती है और वो देखती है कि इनमें से चक्रपाणी नाम के आदमी ने लेफ्ट हैंड में बुक पकड़ी है, यानी कि कातिल चक्रपाणी ही है। और यहाँ रिवील होता है कि चक्रपाणी का पोता कोई और नहीं बल्कि वही मिनिस्टर है जिसके बारे में अक्सर सागर अच्छा छापता था और वो उस फंक्शन में भी आया था। साथ ही यहाँ ये भी पता चलता है कि जो एसआई था रमन्ना घोष उसी का पोता था अजय घोष। ये सब जानने के बाद क्रांति कहती है कि इन दोनों का कनेक्शन तो समझ आ रहा है कि दादाजी की मौत से इन्हें फायदा हुआ था, पर लोगों को राघवैया के खिलाफ आखिर किसने किया था। और वो वही पुराना न्यूज़पेपर देखती है जो दूता का था और उसमें किसी भूपति वर्मा अवधूरी ने रेप वाला आर्टिकल लिखा था। ये नाम पढ़ते क्रांति समझ जाती है कि कहीं ये सागर के रिलेटिव तो नहीं है और वो सीधा सागर से फोन पर पूछती है कि ये कौन है और सागर बताता है कि हाँ, भूपति वर्मा अवधूरी मेरे दादाजी थे और इन सब में उस नेता का दादाजी भी शामिल था जिनका नाम चक्रपाणी था। साथ ही सागर कहता है कि इन सब ने मिलकर जो ये कहानी शुरू की थी अब मैं इसका अंत करूंगा। तब क्रांति कहती है कि तुम पागल मत बनो, लेकिन सागर ने आज फैसला कर लिया था कि वो सच्चाई की राह पर चलेगा और बदलाव लाएगा। ये सब सुनने के बाद क्रांति अब सागर को रोकने चल देती है। इधर हम प्रिया को घर में देखते हैं जहाँ प्रिया अब उस हॉस्पिटल वाले कांड को लिख रही थी कि अब वो सच सबके सामने लाकर रहेगी। तब वही इंसान सच में आ जाता है और वो प्रिया के पापा को मार देता है और फिर वो प्रिया को भी मारने लगता है। वहाँ प्रिया हॉस्पिटल में मरने वाले बच्चों के लिए माफी मांगती है, पर यहाँ पता चलता है कि वो आदमी तो मरने वाले बच्चों में से किसी का बाप नहीं था बल्कि वो तो अमृता का पति था, जो उसे बताता है कि मुझे अमृता ने सब कुछ बता दिया है
कि सागर ने उसे प्रेग्नेंट किया था और वो बताता है कि अमृता ने कहा था कि तुम मेरा बदला सागर से जरूर लेना, जिसके बाद उसने कैमरा पर ही अपने आप को मार लिया। इसी कारण से अमृता का पति प्रिया और उसके बच्चे को मारने आया था। उसी समय इस साइड हम सागर को देखते हैं जो मंत्री के बगल में ही बैठा था। तब उसके पास एक अखबार का टुकड़ा आता है और उसे पढ़कर मंत्री जी को दे देता है। मंत्री भी उसे पढ़कर मुस्कुराता है। फिर सागर को जब माइक पर बोलने के लिए बुलाया जाता है तो सागर अपने आप को एक्सपोज कर देता है कि हाँ, मैं करप्ट जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए मेरी तरह बिल्कुल मत बनना। साथ ही वो कहता है कि ये नेता भी करप्ट है जो मुझे पैसा खिलाता था ताकि मैं इसके बारे में अच्छा लिखूं। सागर यह नेता और अपने बारे में काफी सारे खुलासे कर देता है और फिर वो कहता है कि आपको ये स्पीच हमेशा याद रहने वाली है, और ये कहकर वो माइक स्टैंड उठा लेता है। लेकिन तभी माँ क्रांति आकर सागर को रोकने के लिए उस पर बंदूक तान देती है, पर सागर तो वो माइक नेता के ही आर पार कर देता है। उसी समय एकदम से एक बांस क्रांति के हाथ पर गिरता है और सागर के पैर पर गोली लग जाती है। इधर हम प्रिया और उस आदमी को देखते हैं जहाँ दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और प्रिया वहाँ से बचकर कार में भागने लगती है, लेकिन वो आदमी प्रिया को फिर से पकड़ लेता है। पर कार पीछे जाने से वो आदमी नीचे गिरता है और बिजली की तार पानी में गिरने से वो मारा जाता है, जिसके कारण प्रिया वहाँ से बचकर निकल जाती है। इसके बाद इधर क्रांति अब सागर को अरेस्ट करके जाने लगती है और वहाँ उसे एक पेपर दिखता है जिसमें लिखा था सागर वर्मा ने मिनिस्टर को बेरहमी से मार दिया, यानी कि सागर ने उसी टुकड़े को देखकर ये काम किया था। इसके बाद ये न्यूज हर जगह फैल जाती है और चंद्रमूर्ति भी ये न्यूज देख रहे थे। तभी वहाँ सत्या घर आता है और वो सागर का दिया हुआ पेन फेंक कर अपने दादाजी का पेन उठा लेता है और कहता है कि मैं अब उन्हीं की राह पर चलूंगा। उसी समय चंद्रमूर्ति पर सागर के बॉस का फोन आता है और वो कहते हैं कि चीफ एडिटर की पोस्ट के लिए सागर ने आपको रिकमेंड किया है। इसके बाद हम लाइट हाउस में देखते हैं जहाँ वो प्रिंटिंग मशीन अपने आप ही टूट जाती है, यानी कि सत्यमूर्ति जी की आत्मा को शांति मिल गई। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ सागर जेल में था और वहाँ उससे प्रिया मिलने आती है और वो सागर को उसका बच्चा भी दिखाती है। साथ ही प्रिया कहती है कि हम तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हम जज को ये बताएंगे कि उस समय तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसके बाद हम क्रांति को कमिश्नर के साथ देखते हैं जो बताते हैं कि इस केस के कारण मेरी फैमिली का 1962 का केस भी सॉल्व हो पाया और कमिश्नर भी क्रांति की सागर के केस को सॉल्व करने के लिए खूब तारीफ करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे पैरानॉर्मल वाले केसेस बहुत हैं और वो उन सब की लिस्ट उसे दे देते हैं। साथ ही वो क्रांति को इन सब के लिए अपनी एक टास्क फोर्स बनाने के लिए भी कहते हैं जो अब ऐसे ही केस को सॉल्व करेगी। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। अब दोस्तों इसकी एंडिंग देखकर तो हमें समझ आ गया है कि इसका सीजन 2 भी आएगा जिसमें क्रांति इससे भी भयानक केस के पीछे जाएगी। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी वेब सीरीज पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक और कमाल की मिस्ट्री वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।